हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य के अंतर्गत चोल प्रशासन, चोल स्थानीय स्वशासन जो कि उनकी अद्भुत व्यवस्था थी, और उसके साथ साथ में चोल सैनिक प्रशासन या सैनिक तंत्र। तो आइए हम बात करते हैं चोलों के प्रशासन की। तो चोलों के प्रशासन की बात करें तो उस वक्त का जो शासन का स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। उस वक्त के जितने भी शासन के सूत्र थे वो सब राजतंत्र की व्यवस्था से ही चलते थे। तो चोलों का भी जो प्रशासन तंत्र था वो राजतंत्रात्मक था, अर्थात उनके शासन का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था, क्योंकि उस वक्त लोकतंत्र जैसी आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी राजनीतिक पटल पर नहीं उभरी थी। राजा जो होता था वो प्रशासन का सर्वोच्च पद होता था, और उस पर आसीन जो व्यक्ति होता था, शासन सूत्र सारे उन्हीं के हाथ में होते थे। जैसे कि उत्तर भारत में तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने बड़ी बड़ी आडंबरपूर्ण जो उपाधियां धारण की थी, जैसे कि राजाधिराज, महाराजाधिराज, वैसे ही चोल सम्राटों ने भी या चोल शासकों ने भी अपने नाम के साथ में चक्रवर्ती गल या त्रिलोक सम्राट जैसी उपाधियां हैं वो धारण की। अब राजपद की अगर बात करें तो जो राजपद था वो ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर आसीन था। ज्येष्ठाधिकार की प्रथा से तात्पर्य है ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार, अर्थात राजा के बाद में उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, वो ही राजा बनेगा, वो ही शासन संभालेगा। जिसको पहले युवराज बना दिया जाता था। लेकिन चोलों की यह एक अद्भुत व्यवस्था थी कि उपराजा के पद पर हमेशा राजकुमारी को ही आसीन किया जाता था, जबकि राजा हमेशा जो उनका युवराज है या जो राजकुमार है जो बाद में युवराज बनता था और उनके बाद में शासक बनता था। चोलों में यह भी देखा गया है कि राजा के साथ साथ में उनका जो युवराज था वो भी राजा की तरह ही शासन करता था, या संयुक्त शासन जैसा भी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। सरकारी अधिकारी जो थे उनका एक तरीके से अलग वर्ग बन गया था, और इस वर्ग में भी दो श्रेणियां बन गई थी। एक अधिकारियों की वो श्रेणी थी जो बड़े बड़े पदों पर आसीन थी, और एक वो अधिकारी या कर्मचारी थे जो निम्न पदों पर आसीन थे। तो जो ऊपरी पदों पर आसीन थे ऐसे अधिकारियों को पेरुन दनम कहा गया है, पेरुन दनम। जबकि जो निम्न पदों पर आसीन अधिकारी थे उनको सीरु दनम कहा गया है। आप देखिएगा दनम है वो दोनों में पीछे एक जैसा ही है। आपको याद, पेरुन है वो उच्च अधिकारियों के लिए और शिरु है वो निम्न अधिकारियों के लिए प्रयुक्त शब्द था। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एक और यह व्यवस्था थी कि जो भी अधिकारी चोल साम्राज्य में या चोल जो शासन व्यवस्था थी उसमें नियुक्त थे, उन अधिकारियों को अपने नियुक्ति स्थल पर ही जो जमीन है वो वेतन के रूप में दे दी जाती थी। यह सामंतीय व्यवस्था का ही एक तत्कालीन लक्षण था। जैसा कि हम बहुत सारे तत्कालीन जो राज्य हैं उनकी शासन व्यवस्था में देखते हैं कि जो अधिकारी होते थे या मंत्री होते थे उनको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। गुप्तों के काल में भी हम यह देखते हैं, और बाद में सम्राट हर्षवर्धन के काल में तो यह एक तरीके से परंपरा सी बन गई थी। तो जो चोल सम्राट थे वो भी उन्हीं के बाद में आए थे, या उनका काल था वो बाद में था। तो सीधी सी बात थी कि तत्कालीन जो परिपाटी है या परंपरा चल रही थी वो भी उसी को ही निभाएंगे। तो उन्होंने भी अपने जो अधिकारी थे उनको नियुक्ति के स्थान पर ही वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी। चोल साम्राज्य है वो
प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो साम्राज्य या राज्य होता था। उनको फिर प्रांतों में बांट दिया जाता था, जिनको मंडलम या मंडल कहा जाता था। प्रांतों को फिर आधुनिक जिलों जैसी ही प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया जाता था, जिनको वलनाडु कहा जाता था। वलनाडु नाडुओं में बांटे हुए थे और नाडु है वो कुर्रम या कोट्टम नामक प्रशासनिक इकाई में बांटे हुए थे। अगर हम अवरोही क्रम में चले तो सबसे ऊपर है वो है साम्राज्य या राज्य, फिर मंडलम, फिर वलनाडु, नाडु, फिर कुर्रम या कोट्टम है। राज्य, मंडल, वलनाडु, नाडु, कुर्रम, कोट्टम, यह है इनके प्रशासनिक इकाइयां थी या प्रशासनिक विभाजन जो था। शासकीय कार्यों की सहायता हेतु स्थानीय सभाएं मौजूद थी। चोलों के अगर हम प्रशासनिक तंत्र को देखें तो एक अद्भुत व्यवस्था हमें उनके प्रशासनिक तंत्र में देखने को मिलती है, जो कि तत्कालीन जितने भी राज्य थे, हो सकता है उनमें रही हो, लेकिन हमें उनके पुरातात्विक या साहित्यिक जो स्रोत हैं वो नहीं प्राप्त होते हैं, या पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोतों से उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। लेकिन चोल साम्राज्य में हम देखते हैं कि इस स्थानीय स्वशासन के बारे में हमें अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। साम्राज्य था वो बहुत सारे गांवों में और नगरों में विभाजित था। नगरों के प्रशासन के लिए या गांवों के प्रशासन के लिए प्रशासनिक इकाइयां हैं वो बनी हुई थी, और उनको जो चलाते थे, उनका संचालन है वो वहीं के स्थानीय लोग ही करते थे। अब हम बात करते हैं चोलों के स्थानीय स्वशासन की। तो जो परांतक हैं, चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें और 14वें वर्ष के हमें अभिलेख मिलते हैं उत्तर मैरूर नामक जगह पर। उस उत्तर मैरूर जगह पर जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उनसे हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी है वो प्राप्त होती है। चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक उर, दूसरा सभा या महासभा, और तीसरा था नगरम। सीधी सी बात है, नगरम जो थी वो नगरों की व्यवस्था देखती थी, और ये जो व्यवस्थाएं थी वो समितियां देखती थी, जिनको वारियम कहा जाता था। समिति जो थी इनको वारियम कहा जाता था। अब जो गांव थे, ध्यान दीजिएगा, जो गांव थे वो 2 प्रकार के थे। एक सामान्य लोगों के गांव और दूसरे वे गांव जो ब्राह्मणों के गांव थे, जिनको राजा ने ब्राह्मणों को दान में दिया था। और जो गांव राजा जो है, जिन गांवों को राजा ने ब्राह्मणों को दान में दिया था उन गांवों को अग्रहार कहा जाता था। उन गांवों को अग्रहार कहा जाता था। और दूसरे वे प्रकार के गांव थे जो सामान्य लोगों के गांव थे। तो जो सामान्य लोगों के गांव थे उनको उर कहा जाता था, और जो अग्रहार अर्थात ब्राह्मणों को दान में दिए हुए गांव थे जिनमें ब्राह्मण ही निवास करते थे, उनको सभा या महासभा कहा जाता था। उनकी जो समिति होती थी, उनकी जो प्रशासनिक इकाई होती थी, उनको सभा या महासभा कहा जाता था। और सामान्य जो लोग थे उनकी जो प्रशासनिक इकाई थे उनके गांवों की, उनको उर कहा जाता था। अब देखिए, उर जो है वो सर्वसाधारण लोगों की जो ग्राम सभा है वो
होती थी। यहाँ सामान्य लोग जो होते थे उनकी एक समिति होती थी। गांव को पहले 30 वार्डों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक जो भी गांव होता था, चाहे वो सामान्य लोगों का गांव हो या अग्रहारों या ब्राह्मणों का गांव हो, उनको 30 वार्डों में बांट दिया जाता था और प्रत्येक वार्ड से लॉटरी द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाता था। इस तरीके से 30 व्यक्ति होते थे और उनमें से फिर एक केंद्रीय या कार्यकारिणी समिति बनाई जाती थी और वो समिति होती थी, वो ही उस गांव का प्रशासन देखती थी। उसकी आय व्यय और भू राजस्व की वसूली है वो समिति ही करती थी। अब उर है वो सर्वसाधारण लोगों के गांवों की व्यवस्था देखता था और सभा या महासभा जो होता था वो वे गांव होते थे या उन गांवों की प्रशासनिक इकाई थी जो ब्राह्मणों के गांव थे या ब्राह्मणों को राजा ने जो गांव दान में दिए थे, उनको सभा या महासभा कहा जाता था। और इनकी जो यह महासभा होता था उनको पेरुंगुरी कहा जाता था, उनको पेरुंगुरी कहा जाता था। और जो 30 सदस्य चुने जाते थे प्रत्येक वार्ड से एक एक, उनको पेरुमक्कल कहा जाता था, उनको पेरुमक्कल कहा जाता था। और इनकी जो कार्यकारिणी समिति होती थी उसको वारियम पेरुमक्कल कहा जाता था, क्योंकि वारियम समिति को कहा जाता था तो उसके सदस्य होते थे, उनको वारियम पेरुमक्कल कहा जाता था। पेरुमक्कल से तात्पर्य है सदस्य, तो जो सदस्य सभा या महासभा के होते थे उनको पेरुमक्कल, और जो सदस्य इन पेरुमक्कलों में से केंद्रीय या कार्यकारिणी सभा के लिए चुने जाते थे उनको वारियम पेरुमक्कल कहा जाता था। और इस सभा या महासभा को पेरुंगुरी कहा जाता था। जैसे कि उर जो होती थी उनके जो प्रशासनिक इकाई थी उसको आलुंगणम कहा जाता था, उर को आलुंगणम और सभा या महासभा को पेरुंगुरी कहा जाता था। महासभा या जो सभा होती थी उसके सदस्य के लिए कुछ मानक तय किए हुए थे। उर की भी अगर बात करें तो वहां की भी बात करें तो उर में भी बालिग सदस्य होते थे, वो ही समिति के सदस्य बन सकते थे। वैसे ही जो सभा या महासभा थी वहां भी जो बालिग सदस्य होते थे वो ही इस समिति के सदस्य हैं वो बन सकते थे। अर्थात उनकी आयु है वो 35 से लेकर 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उनके पास में खुद की 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए और वो व्यक्ति कर्जदार नहीं होना चाहिए, वो अपनी ही जमीन पर बने मकान में रहने वाला होना चाहिए और साथ में ही वेद मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए। अर्थात उसके धार्मिक होने पर जोर दिया जाता था। धार्मिक होने से तात्पर्य यह है कि अगर वो धार्मिक होगा, वो वेदों का ज्ञाता होगा, तो वो प्रशासन भी सही तरीके से चलाएगा और वो ईमानदारी से काम है वो करेगा। ये बात हो गई उर और सभा या महासभा की। अब नगरम जो होती थी, नगरम वो प्रशासनिक इकाइयां होती थी जो नगरों में होती थी और इनकी जो समिति बनती थी वो नगरों के प्रतिष्ठित व्यापारियों में से ही बनती थी। वो व्यापारी तंत्र है वो अपनी समिति बनाते थे और यह समिति जो होती थी वो नगरों का प्रशासन है वो देखती थी। इस तरीके से नगरों का प्रशासन है वो जो समिति देखती थी उसको नगरम कहा जाता था और इसकी समिति को नगरट्टार कहा जाता था। नगरट्टार, नगरम की जो केंद्रीय समिति होती थी या कार्यकारिणी समिति होती थी उसको नगरट्टार कहा जाता था। तो सीधी सी बात है, एक बार वापस देख लेते हैं। उर जो थे वो गांव थे
जो सामान्य लोगों के गांव हुआ करते थे, और उनकी जो समिति होती थी वो भी सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी, और उस समिति को आलूमगणम कहा जाता था। जो ब्राह्मणों के गांव थे जिनको अग्रहार कहा जाता था, और ये वो गांव होते थे जो राजा ने ब्राह्मणों को दान में कर दिए थे, उनको सभा या महासभा कहा जाता था, और यह अग्रहारों की इनकी समिति होती थी, और इस समिति को पेरुंगुरी कहा जाता था, और इसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था, और केंद्रीय समिति के जो सदस्य होते थे उनको वारियम पेरू मक्कल कहा जाता था। इसमें एक वार्षिक समिति भी होती थी जिसको संवत्सर वारियम कहा जाता था, और उद्यानों की जो देखभाल करती थी उनको तोट्ट वारियम कहा जाता था। तोट्ट वारियम कहा जाता था। इन समितियों में आवश्यकता अनुसार संख्या है वो घटाई और बढ़ाई भी जा सकती थी। फिर नगरों की बात करें तो नगरों की जो सब केंद्रीय समिति होती थी या प्रशासनिक समिति होती थी उसको नगरट्टार कहा जाता था, और प्रशासनिक इकाई होती थी उसको नगरम कहा जाता था, जो चोल साम्राज्य के नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पर देखते थे। इस तरीके से चोल प्रशासन की यह एक बड़ी ही अच्छी कहें या समय से आगे की व्यवस्था कहें कि उन्होंने अपने साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया, और इस व्यवस्था को उन्होंने आगे किया। अब ये जो ग्राम सभाएं थी, चाहे वो उर कह दो, सभा कह दो, नगरम कह दो, ये जो सभाएं थी उनके जो कार्य थे उनकी बात करते हैं। इनके कार्य थे, पहला कार्य था भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व वसूल करना और उसको राजकोष में जमा करवाना। जो उनके हद में जो गांव के मंदिर वगैरह होते थे उनको बनवाना, उनकी मरम्मत करवाना और देखरेख करना। हालांकि भू राजस्व के निर्धारण के लिए या भू राजस्व के निर्धारण भी केंद्रीय सरकार जो होती थी वो करती थी, और भू राजस्व के लिए जो भू राजस्व निर्धारण के लिए जो भू सर्वेक्षण है वो भी केंद्रीय शासन करता था। लेकिन जमीनों की श्रेणियों और वर्गीकरण में बदलाव करने के लिए इनको भी ये जो स्थानीय सभाएं होती थी उनसे अनुमति लेना आवश्यक था। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन जो कि एक अच्छा प्रयोग चोल शासकों द्वारा किया गया था, जो हमें तत्कालीन भारत के किसी भी दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता। हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि वहां मौजूद नहीं रहा होगा, लेकिन इसके स्पष्ट साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हमें दूसरे राज्यों के नहीं मिलते हैं, जबकि चोल साम्राज्य के ऐसे जो स्पष्ट साक्ष्य हैं वो हमें उत्तर मेरूर के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं चोलों के सैन्य संगठन की। हम देखते हैं कि जो प्राचीन जो राजवंश थे उनकी जो सेना थी वो चतुरंगिणी सेना हुआ करती थी। उनमें रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना और पैदल सेना होती थी। बाद में रथ सेना है वो धीरे धीरे सैन्य पटल से निकलती गई, और बाद में पैदल सेना, गज सेना और अश्व सेना ही हमें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। और अगर हम मध्यकाल से भी आगे निकल जाए तो जो गज सेना है वो भी हम देखेंगे कि वो भी धीरे धीरे जो है सैन्य पटल से निकलती जाएगी। बाद में पैदल सेना और अश्व सेना ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस काल में हमें गज सेना भी सेना के एक मुख्य अंग के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन रथ सेना है उसका अभी महत्व है वो न के बराबर हो गया था, अर्थात ये सेना जो थी वो चतुरंगिणी सेना नहीं थी। सेना पैदल सैनिक होते थे, अश्व सेना होती थी और गज सेना होती थी। और चोलों के अगर सेना की बात करें
तो उनके पास में मजबूत जल सेना मौजूद थी और इसी जल सेना के दम पर उन्होंने जो दक्षिण पूर्व के आसपास के जो टापू थे, आसपास के जो द्वीप थे, उनको जीता था। चोलों के पास में मजबूत जल सेना के प्रमाण इस बात से भी लगते हैं कि उन्होंने चाहे अरब सागर हो, चाहे श्रीलंका वाला हिस्सा हो, या चाहे बंगाल की खाड़ी और उससे आगे वाला जो हिस्सा हो, उन सभी को उन्होंने अपनी जल सेना के दम पर ही जीता था। तो अगर हम दक्षिण भारत के तमाम राजवंशों की बात करें तो चोलों के पास में जितनी मजबूत जल सेना हमें देखने को मिलती है, वैसी जल सेना हमें दूसरे किसी भी राजा के पास में देखने को नहीं मिलती है। फिर सेना में सभी वर्णों के लोग हैं वो शामिल हो सकते थे। राजा जो होता था वो शीर्ष सेनानायक होता था। युद्धों के वक्त सेना का संचालन है वो राजा ही करता था। और अगर हम चोल वंश की बात करें तो चोल वंश का जो काल था उसमें हमें बहुत सारे जो युद्ध हैं वो देखने को मिलते हैं। चालुक्यों, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है, उनसे तो हमेशा चोलों का युद्ध है वो चलता ही रहता था। तो जो चोल शासक थे वो युद्धोन्नरत ज्यादा रहते थे और युद्धों के वक्त वो ही युद्ध का संचालन एक सेनानायक या सेनापति के रूप में करते थे। हालांकि सेनानायक या सेनापति भी होता था जिसको महादंड नायक कहा जाता था। इसके अलावा तीरंदाज भी होते थे सेना में। तो यह जो चोलों का था वो सैनिक प्रशासन या सैनिक तंत्र था या सैनिक संगठन था। तो आज हमने देखा कि चोलों का केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन, उनकी अद्भुत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था और उनका सैन्य संगठन या सैन्य तंत्र। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।